किसी संस्था का चलाया जाने वाला एक अच्छा खासा अस्पताल, 500 बेड, अस्पताल पर निर्भर आम लोग, और एक दिन आता है एक सरकारी कागज कि बस अब वो अस्पताल सरकारी संपत्ति है। क्या ऐसा हो सकता है? एक नए कानून के बाद शायद हाँ। इस संभावना पर बात कर रहे हैं शशि थरूर। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम भारत के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं थरूर की पूरी बात। एक नया बिल आया है, नाम है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून तय करता है कि कोई भी संस्था विदेश से पैसा या चंदा कैसे ले सकती है। ये बिल अप्रैल में अचानक वापस ले लिया गया था। अब मॉनसून सत्र में इसे दोबारा लोकसभा में लाया गया है और ये बिल ताकत को सरकार के हाथ में और ज्यादा समेटने की खतरनाक कोशिश है, ऐसा कहते हैं थरूर। कहने को तो ये बिल पारदर्शिता के नाम पर लाया गया है, पर असल में ये भारत सरकार और सिविल सोसाइटी के रिश्ते को जड़ से बदल देता है। सिविल सोसाइटी यानी गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह, थिंक टैंक और मानवाधिकार समूह जो सरकार और बाजार से अलग स्वतंत्र रूप से जनहित के लिए काम करते हैं। थरूर आगे कहते हैं, अपनी बहुसंख्यकवादी विचारधारा और स्वतंत्र आवाजों से परहेज के चलते मौजूदा सरकार सिविल सोसाइटी की तेजी से रिफ्रेमिंग कर रही है। वो गैर सरकारी संस्थाओं, थिंक टैंकों और मानवाधिकार समूहों को विकास में सहयोगी नहीं मानती, बल्कि उन्हें शक की नजर से देखती है। उन्हें व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और विदेशी हथकंडों के स्रोत की तरह पेश करती है। इन आवाजों को बेअसर करने के लिए सरकार ने उनकी सबसे प्राथमिक कमजोरी पर हाथ रखा है, जो है दान में मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद पर उनकी निर्भरता। सरकार ने अब तक क्या क्या किया? पिछले कुछ सालों में सरकार ने FCRA में कई बड़े बदलाव किए और इन संस्थाओं पर नियमों का बोझ लाद दिया। उदाहरण के लिए 3 बिंदु देखिए। पहला, जमीनी स्तर पर काम करने वाली छोटी संस्थाओं के पैसे आगे बांटने पर रोक लगा दी। दूसरा, अपने रोजमर्रा के खर्च पर संस्थाएं कितना पैसा लगा सकती हैं वो घटा दिया। और तीसरा, ये तय कर दिया कि विदेश से आने वाला सारा पैसा सिर्फ नई दिल्ली की एक ही बैंक ब्रांच में आएगा। इन सब का नतीजा क्या हुआ? विदेश से आने वाले चंदे में 87% की गिरावट आ गई। हजारों संस्थाओं पर ताला लग गया। अब एक और तैयारी है, एक ऐसा कानून जो सरकार को रद्द हो चुके NGO की संपत्ति जब्त करने का भी हक दे देगा। इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा देश के उस कल्याण तंत्र पर जो सालों से लोगों की सेवा कर रहा है, खासकर केरल जैसे राज्यों की उन पुरानी ईसाई संस्थाओं पर जो वहां की सेहत, शिक्षा और समाज सेवा की रीढ़ है। इन संस्थाओं के लिए ये बिल सिर्फ एक सरकारी अड़चन नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व पर ही एक सीधा खतरा है। बिल का सबसे खतरनाक हथियार, ये बिल एक ऐसा जरिया लाता है जो कानूनी सुरक्षा को पूरी तरह किनारे कर देता है। ये सरकार की नियुक्त की हुई एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कानून के तहत बनाया गया खास सरकारी प्राधिकरण बनाता है। इसके पास किसी भी संस्था के विदेशी पैसे और उसकी जमीन जायदाद दोनों पर कब्जा करने की ताकत होगी। अब जरा इसका खेल समझिए। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रोका गया, रद्द हुआ या उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति फिलहाल के लिए इस अथॉरिटी के नियंत्रण में चली जाएगी। इसके बाद सरकार को कानूनन ये हक मिल जाएगा कि वो उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले, चलाए और आखिर में बेच भी दे। उस बिक्री से मिला पैसा सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। ये भारत की संचित निधि है, यानी वो मुख्य सरकारी खाता जिसमें सरकार की सारी कमाई जमा होती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये तब भी होगा जब उस संपत्ति में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही विदेशी पैसे का हो। एक और नया पेज है जिसका नाम है डीम्ड सेसेशन, यानी अपने आप रजिस्ट्रेशन का खत्म हो जाना। इसके तहत अगर कोई संस्था वक्त पर रिन्यूअल फॉर्म जमा नहीं कर पाई या गृह मंत्रालय ने उसे ठुकरा दिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और उसी पल उस संस्था का काम करने, अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने और बचे हुए विदेशी पैसे तक पहुंचने का हक सब छिन जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार अपने पास ये ताकत भी रखती है कि पैसा कब आएगा और कब खर्च होगा। इससे संस्थाओं के हाथ से वो आज़ादी छिन जाती है जो किसी लंबे प्रोजेक्ट या आपदा के लिए बचाकर रखे गए फंड को संभालने के लिए ज़रूरी होती है। इसकी इंसानी कीमत क्या है? शशि थरूर कहते हैं कि इसकी इंसानी कीमत समझनी हो तो केरल को देखिए। वो कहते हैं, एक सांसद के तौर पर मैंने वहाँ ईसाई संस्थाओं के चलाए ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और NGO देखे हैं। ये एक सदी से भी ज़्यादा वक्त से लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिना जात धर्म देखे।
ये संस्थाएं 3 तरह के पैसे से चलती हैं: स्थानीय चंदा, यहाँ की फीस और विदेशी मदद। इसी से वो अच्छे इलाज का इंतजाम करती हैं, सस्ता इलाज देती हैं और पढ़ाई के लिए वजीफे देती हैं। पर यह बिल एक सरकारी फैसले को सीधे जमीन और इमारत की जब्ती से जोड़ देता है। सोचिए, गृह मंत्रालय का एक भी फैसला या जरा सी देरी एक चलते हुए 500 बेड के अस्पताल को पल भर में सरकारी संपत्ति में बदल सकती है। और इसका शिकार कौन होगा? वो आम लोग जो इन अस्पतालों और स्कूलों के भरोसे हैं। अगर इस बिल के तहत किसी संस्था का लाइसेंस रुका तो उसके पास कानूनी राहत पाने के रास्ते बेहद सीमित रह जाते हैं। उसे लंबी और महंगी अदालती लड़ाई में धकेल दिया जाएगा। थरूर कहते हैं कि ये बिल संविधान के कई बुनियादी हकों पर चोट करता है, जैसे आर्टिकल 300A यानी संपत्ति का अधिकार। किसी की धरोहर संपत्ति को बिना सही मुआवजे के छीन लेना इस अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी का हक। बिल कहता है कि जांच एजेंसियों को कार्रवाई से पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे डर ये है कि सरकार अपने चहेतों को बचाएगी और अल्पसंख्यक संस्थाओं पर सख्ती करेगी। आर्टिकल 25 और 26 यानी अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने, अपने धार्मिक संप्रदाय की संपत्ति हासिल करने और उसका प्रबंधन करने का हक। पैसे की नस दबाकर सरकार इन अधिकारों को खत्म किए बिना ही उन्हें बेअसर कर देती है। असल बात यह है, जब किसी अस्पताल का लाइसेंस रुकता है तो ट्रस्ट को 2 लड़ाइयां एक साथ लड़नी होती हैं। एक तरफ अदालत से कब्जे के खिलाफ राहत मांगनी होती है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के सामने अपना बचाव करना होता है। इस पूरी लड़ाई में वो पैसा बर्बाद होता है जो असल में मरीजों और बच्चों पर लगना था। जिन संस्थाओं ने पीढ़ियां लगा दी इस देश के विकास, शिक्षा और सेहत में, उन्हें इस तरह सजा देने वाले कानून के शिकंजे में कसना गहरी नाइंसाफी है। ऐसा करके सरकार कानून की आड़ में हमारे संविधान वाले लोकतंत्र को एक सख्त बहुसंख्यकवादी ढांचे में बदल रही है। इसलिए इस बिल का विरोध होना चाहिए हर कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से। और इसकी शुरुआत संसद से ही होनी चाहिए। जब ये लोकसभा में बहस के लिए आए तो विपक्ष को एकजुट होकर खड़ा होना होगा और कम से कम ये मांग तो जरूर रखनी होगी कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, यानी सांसदों की एक छोटी समिति जो किसी बिल की एक एक बात की गहराई से जांच करती है, ताकि इसके एक एक नुक्ते पर बारीकी से गौर हो और आम लोगों और नागरिक समाज की राय भी ली जाए। क्योंकि भारत के लोकतंत्र की सेहत और उसके स्वतंत्र सामाजिक क्षेत्र का बचा रहना इसी बात पर टिका है कि सरकार का नियंत्रण हद पार न कर जाए। ये थे शशि थरूर के विचार कि पारदर्शिता के नाम पर लाया गया FCRA बिल असल में नियंत्रण का हथियार है जो देश की सेवा में लगी संस्थाओं के वजूद पर खतरा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।